तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं लेकर आया हूँ एक नई मांगा सीरीज को जिसका नाम है द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर और ये मेरे एक सब्सक्राइबर के द्वारा रिकमेंड की गई थी। अब जिन्हें भी सोलो लेवलिंग टाइप की मांगा पसंद आती है उन्हें ये मांगा काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। तो चलो चैप्टर्स पे आते हैं और फिलहाल मैं अभी छोटे एपिसोड्स डालूंगा। एक बार ऑडियंस बन गई तो मैं एक ही साथ बहुत बड़े वीडियो को बनाकर एपिसोड रिलीज कर दूंगा। तो चलो चैप्टर नंबर 1 पे आते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक मॉन्स्टर हॉर्डे का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक बंदा और एक बंदी मॉन्स्टर से घिरे जा चुके होते हैं। जहां पर बंदी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, वहीं पे बंदा वो लड़ने की कोशिश कर रहा था जिसके साथ मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद हमें सीन कट करके सिटी जेड प्रिजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना हीरो अपने डैड से बात करते हुए कहता है कि डैड, मैं 18 साल का हो चुका हूँ और अब तो मैं बड़ा भी हो चुका हूँ। और वो ये भी कहता है कि आपने ये कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आप मुझे बताओगे कि आखिरकार सिटी इसमें 5 साल पहले क्या हुआ था। चलो आप बताओ मुझे। लेकिन इतने सब के बाद भी उसके डैड कुछ नहीं बोलते और हमें फ्लैशबैक के बारे में बताया जाता है कि 8 साल पहले सिटी एस में मॉन्स्टर का आउटब्रेक हुआ था जो कि चाइना की हिस्ट्री में सबसे बड़ा डिजास्टर में से एक आता है। अब हमारे हीरो का नाम जुओ फैन होता है जो कि मैजिक एम्पर के मेन कैरेक्टर का ही नाम होता है। अब जुओ फैन बताता है कि उस अटैक में सिर्फ मेरे फादर ही सरवाइव कर पाते हैं। लेकिन इसी का इन्वेस्टिगेशन किया गया और इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि जो आउटब्रेक हुआ था वो मेरे डैड के कारण हुआ था, जिसके कारण उन्हें कटघरे में 10 साल की सजा दे दी गई और उन्हें ट्रेटर कहा जाने लगा। और जबकि मैं उनका बेटा था तो मेरे नाम पे ट्रेटर का बेटा का धब्बा लग चुका था, जिसके कारण मैं स्कूल से निकाल दिया गया। मैंने जॉब ढूंढने की कोशिश की, मुझे जॉब पे नहीं रखा गया। यहाँ तक कि मैं मेडिकल में भी गया तो वहाँ पर से भी मुझे निकाल दिया गया, जिसके कारण मुझे भटकना रहना पड़ा। जिसके साथ उसके फादर कहते हैं कि जुओ फैन कि मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता हूँ कि पहले क्या हुआ था। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि जज ने क्लियरली ये कह दिया कि मैं गिल्टी हूँ, इसलिए तुम्हें इस सिटी जेड को छोड़कर अपने नाम को बदल के, अपनी पहचान को बदल के अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी होगी। भूल जाओ कि मैं तुम्हारा कभी बाप हुआ करता था जो कि इस देश को बिट्रे कर चुका है। जिसको सुनकर जुओ फैन गुस्से में कहा था कि मुझे विश्वास नहीं था डैड, आप इस तरह के इंसान हो ही नहीं। जिसके साथ हमें वहां पे ऑफिसर्स को भी दिखाया जाता है जो कि अपने जुओ फैन के साथ बहुत ही बुरा ट्रीट कर रहे होते हैं और साथ में ये भी बोलते हैं कि तुम जो डैड से मिलने के लिए जो फीस पेश करते हो वो 3 गुना बढ़ चुकी है। पहले वो $1000 पे किया करता था तो उसे $3000 पे करने पड़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं उसके लिए। लेकिन वो भी क्या कर सकता है, उसे ये बात माननी पड़ती है। जिसके बाद वो बाहर निकलता और मन में सोचने लगता है कि मुझे अपने फादर के बारे में सच्चाई जाननी होगी ताकि मैं अपने फादर के ऊपर से ट्रेटर के धब्बे को मिटा सकूं। जिसके बाद वो सोचने लगता कि आखिरकार मैं अपने फादर से कैसे मिल सकता हूं, क्योंकि उन्होंने फीस तक बढ़ा रखी है, उनके पास ज़्यादा कमाई की रिसोर्स नहीं होती क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकता था, उसके पास कहीं जॉब भी नहीं होती है। जिसके साथ वो अपनी कहानी बताता है कि जब से मैं एक स्टार फॉर वॉरियर बना हूँ मैं अपनी लाइफ को हमेशा रिस्क पे डाला करता था ताकि मैं मॉन्स्टर को हंट करके पैसे कमा सकूं। लेकिन स्टार फॉर वॉरियर बनने के बावजूद मेरी जो स्टेटस थी वो काफी ज्यादा कम थी। जिसके साथ वो ये भी बताता है कि ऑर्डिनरी पर्सन की स्टेटस वो काफी ज्यादा कम होती है, लेकिन एक वॉरियर की स्टेटस हर एक कैटेगरी में मिनिमम 10 पॉइंट्स होनी ही चाहिए। जैसे इसमें 4 कैटेगरी होती है, माइंड, फिजिक, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, जिनमें से 2 में तो उसके 10+ होते हैं लेकिन फिजिक और स्ट्रेंथ उसकी काफी ज्यादा कमजोर होती है किसी रेगुलर स्टार वॉरियर के हिसाब से। लेकिन वो कहता है कि कोई ना, मुझे इसको और भी बढ़ाना होगा, लेकिन सबसे पहले मुझे पावरफुल होना होगा ताकि मैं अपने डैड से लगातार मिल सकूं और साथ में मैं अपनी स्ट्रेंथ और अपनी गुजारा भी कर सकूं। लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है क्योंकि मेरे पास स्ट्रेंथ ही नहीं है जैसे कि मैं मॉन्स्टर से फाइट कर सकूं। और वो अपने गले में एक नेकलेस को देखता है जो कि उसके लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल होता है और कहता है कि इसे मेरी मॉम ने मेरे जन्मदिन पे दिया था। कहते हैं कि ये स्टार फॉर का एक मीटोराइट फ्रैगमेंट है जो कि इसकी कीमत काफी ज्यादा होगी। और वो सोचने लगता कि क्या वो इसे बेचेगा, लेकिन वो खुद को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि आखिरकार मैं ये कैसे सोच सकता हूँ, मेरी माँ की दी हुई आखिरी निशानी है जिसको कि मैं बेच नहीं सकता हूँ। जिसके साथ वो सोचता है कि मुझे हायर रैंक मिशन पे जाके अपने मिशन को कंप्लीट करना चाहिए, जिसके साथ हमें
सिटी जेड के मर्सनरी हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सबको मिशंस दिए जाते थे जो कि वो सारे मॉन्स्टर्स केव में जाके मॉन्स्टर्स को हंट करने के लिए होते हैं। जैसे वो वहां पे एंटर करता है, सारे बंदे उसकी मजाक उड़ाने लगते हैं। सब उसको कहते हैं कि 3 साल हो चुके हैं इसको अवेकन हुए, लेकिन फिर भी ये सबसे वीकेस्ट स्टाफ और वॉरियर में से जाना जाता है। और उसके बाद में वो बेइज्जती भी करने लगते हैं, उसके फादर के भी नाम को खराब करने लगते हैं। जिसके साथ वो ऑफिस में जाता है और हमें एक बुढ़े को दिखाया जाता है जिसे जूफेन अंकल फैटी के नाम से बोलता है। और वो उसे कहता है कि क्या आप मेरे लिए किसी एक सुटेबल ई रैंक मिशन को खोज सकते हैं। अब यहाँ पर वो अंकल फैटी उसे मारते हुए कहता है कि बच्चे, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मुझे अंकल फैटी मत बोला करो, मेरा नाम अंकल गाव है। अगली बार से तुमने ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें मर्सनरी गिल्ड से बाहर निकाल दूंगा। जिसके बाद वो सीरियस होते हुए कहते हैं कि तुम्हें ई रैंक मिशन चाहिए ना, लेकिन तुम्हारे स्टूडेंट के मुताबिक अगर तुम ई रैंक में जाओगे तो ये तुम्हारे लिए सुसाइड से कम नहीं होगा। देख रहे नहीं, कहानी सेम टू सेम जिनू के जैसे हैं सोलो लेवलिंग की, लेकिन ये बहुत ही अलग होने वाली है। जिसके साथ वो आगे कहते हैं कि तुमने तो ए फ्रैंक के मॉन्स्टर्स को भी नहीं मारा होता है, तुम तो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हो और तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो कि तुम उसमें भी सरवाइव करके आ जाते हो। आखिरकार तुम ई रैंक में कैसे सरवाइव करोगे। तो वहां पे अपना जूफेन कहता है कि मैं जानता हूँ अंकल गाँव, लेकिन मेरे पास कोई और चॉइस भी तो नहीं है। जिसको सुनकर अंकल गाँव भी चुप हो जाते हैं और वो उसे कहता है कि ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। इसके बाद वो कहते हैं कि मेरे पास एक ई रैंक की कमीशन पोस्ट है जो कि तुम्हें स्काउटिंग के रूप में अंदर ले सकती है। और मैं ये समझता हूँ कि ये तुम्हारे लिए ज्यादा डेंजरस तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बताना चाहता हूँ कि ये तुम्हारे लिए खतरनाक है क्योंकि ये ई रैंक का मिशन होने वाला है। जिसके साथ वो उसको पर्चा भी थमाते हैं, जिसके मिशन को कंप्लीट करने पे उसको $3000 मिलने वाले थे। जिसको जानकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो अंकल गाँव के पैर छूके करता है कि अंकल गाँव, मैं तो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जिसके साथ अंकल गाँव अपने जूफेन को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें अपनी आंखें हमेशा खोल कर रखनी चाहिए क्योंकि ये अभी जो पार्टी है वो काफी ज्यादा अजीब है। जिसके साथ वो बाहर निकल के अपने सारे इक्विपमेंट्स को ले लेता है ताकि वो इस हंटिंग के स्काउट में जाकर जुड़ सके। जिसके साथ वो वहां पे पहुंचता है तो पहले से वहां पे कई सारे बंदे मौजूद होते हैं। और जैसे ही वो जाता है तो एक लड़की उससे कहती है कि क्या तुम ही ये स्काउट हो जिसे कि अंकल गाँव ने रिकमेंड किया है। और वो अपने इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं कि मैं इस कॉम्बैट पार्टी की लीडर हूँ और मेरा नाम मो यिन्यू होने वाला है। अब इस बंदी को बहुत ही ध्यान से देखना क्योंकि ये आपको अंत तक दिखने वाली है और ये अपनी मेन कैरेक्टर की लवर भी होने वाली है। तो मैं सिर्फ इसको सिंपली मूव कहने वाला हूँ। जिसके साथ यहाँ पे जूफेन उस लेडी को देखता है और उस लेडी को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उस लेडी ने काफी ज्यादा महंगे वेपन्स इक्विपमेंट्स पहन रखे थे। जिसका मतलब ये है कि ये काफी रईस घर से आती है और वो ये भी समझ जाता है कि ये सभी तो इंटरमीडिएट रैंक स्टाफ और वॉरियर्स हैं। अब इसमें भी वॉरियर्स के अलग अलग कैटेगरीज होते हैं जो कि आप धीरे धीरे आगे समझते जाओगे। और साथ में वो देखता है कि उसके स्वॉर्ड के अंदर एक मॉन्स्टर कोर भी मौजूद है। मॉन्स्टर कोर काफी ज्यादा महंगे होते हैं और स्वॉर्ड में इम्ब्यू कराना तो ये और भी ज्यादा महंगा पड़ता है। जो कि वो समझने लगता है कि यार ये तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रही है। जिसके साथ हमें बताया जाता है मॉन्स्टर कोर के बारे में कि मॉन्स्टर कोर असल में मॉन्स्टर्स को मारने के बाद ही मिलती है और इसकी जो प्राइस है वो काफी ज्यादा होती है क्योंकि 1000 में से किसी एक ही मॉन्स्टर्स के अंदर उसकी मॉन्स्टर कोर मौजूद होती है और लगभग सिर्फ पावरफुल मॉन्स्टर्स के ही अंदर पाई जाती है। जिसके साथ में स्टाफ और इक्विपमेंट्स के बारे में भी बताई जाती है कि ये सारे इक्विपमेंट्स असल में मॉन्स्टर कोर से ही क्राफ्ट की जाती है और इसकी वजह से काफी ज्यादा पावर उसके अंदर बढ़ जाती है। जिसके साथ हमें ये बताया जाता है कि एक इंटरमीडिएट रैंक स्टार 4 की वॉरियर्स की जो स्टेटस होती है वो लगभग 40+ होती है। मतलब माइंड, फिजिक्स, स्ट्रेंथ, एजिलिटी हर एक चीज में 40+ होनी चाहिए। जैसा कि जूफेन की उसकी स्टेटस काफी ज्यादा कम होती है तो वो सबसे वीकेस्ट में भी आता है। इसके साथ जूफेन हैरान होते हुए कहता है कि ये तो मेरी ही एज की लगती है, लेकिन फिर भी ये 20 की उम्र में ही इंटरमीडिएट रैंक स्टाफ और वॉरियर्स की पावर्स को गैदर कर चुकी है। जिसके साथ वो वहां पे आगे बढ़ता है और अपना भी इंट्रोडक्शन देते हुए कहता कि मेरा नाम जूफेन है और हाँ, अंकल गाँव ने मुझे ही यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। जिसके साथ वो जैसे ही उसका हाथ मिलाने वाला था तभी साइड में एक लड़का आके अपने जूफेन से हाथ मिला लेता है। वो सोचने लगता कि आखिरकार मैं इस बंदे को अपनी इतनी सुंदर सी लड़की से कैसे हाथ मिलाने दे सकता हूँ। और वो उससे बात करने लगता और कहता कि तो तुम वही हो, तो लगता है तुम ही कैनन फोल्डर होने वाले हो। जिसको सुनकर अपना जूफेन हैरान हो जाता कि आखिरकार कैनन फोल्डर ये आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। वो उसके हाथों को दबा
आने लगता है, जिसके साथ वहाँ के सारे बंदे इंट्रोडक्शन शुरू करने लगते हैं, जहाँ पे इस बंदे का नाम मू जी होता है। मतलब ये सारे मू फैमिली से बिलोंग करते हैं और मू यू भी उसी से बिलोंग करती है, जिसके साथ वहाँ पे ऐसे ही सब चीजें होने लगती हैं। और जूफेन समझ जाता कि यार इस टीम के अंदर कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन तभी वहाँ पर वो लोग पेपर्स को बहुत ही स्पीड से अपने जूफेन की तरफ फेंकते हैं, जिसको कि जूफेन बड़ी ही मुश्किल से पकड़ पाता है। जिसको देखकर सारे बंदे हैरान हो जाते हैं कि यार इस बंदे की रिएक्शन स्पीड तो काफी ज्यादा फास्ट है, तो ये तो सच में स्काउट के लिए काफी ज्यादा फिट होता है। जिसके साथ वो उस कॉन्ट्रैक्ट पे उसको साइन करने को कहते हैं। अब जूफेन उन 6 लोगों की तरफ देखने लगता है जो कि काफी महंगे महंगे चीजों से इक्विप हो चुके थे और साथ में उनकी पावर्स मोस्टली नोविस रैंक वॉरियर जितनी होती है, जो कि इंटरमीडिएट से थोड़ी सी ऊपर होती है, जिसके कारण उसको यकीन होता है कि यार ये लोग तो बड़ी आसानी से इस डंजन को क्लियर कर लेने वाले और वैसे भी मुझे तो इनके साथ जाकर सिर्फ स्काउटिंग ही करनी है, मैं तो माला माल हो जाऊंगा। जिसके साथ वो अपने इक्विपमेंट्स को चेक करके उसे ई रैंक मॉन्स्टर डेन एरिना में एंटर कर जाते हैं, जिसके साथ हमें मॉन्स्टर डेन के बारे में बताया जाता है कि ये वो जगह होती है जहाँ पे मॉन्स्टर्स हमेशा बहुत बड़ी संख्या में रहा करते हैं, क्योंकि दुनिया के बदल जाने के बाद मॉन्स्टर हर जगह मौजूद थे, यहाँ तक कि ह्यूमंस के पास भी, लेकिन ह्यूमंस ने उन सबको क्लियर कर दिया था। मोस्टली वो डेंस में रहा करते थे। जिसके साथ हमें ये बताया जाता है कि हॉट वेपन्स का उन पे उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, कुछ तो उन सारे पावर्स को एब्जॉर्ब भी करता है और गोलियों का तो बात ही अलग है, गोलियों की वो एब्जॉर्ब करके अपने पावर्स को ही बढ़ा लेते हैं। इसी कारण वेपन्स को बनाया गया जो कि उन्हीं मॉन्स्टर्स को मारने की वजह से बने थे, जिससे कि हम उन्हीं मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं। और इसी की वजह से जो ये वेपन्स होते हैं वो काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी में आने लगे। मेनली ये वेपन्स कोल्ड वेपन्स होते हैं, क्योंकि हॉट वेपन्स काफी ज्यादा पावरफुल होते तो थे, लेकिन मॉन्स्टर्स उन सारे के अंदर के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते थे और ये वेपन हम सबकी एक वेल्थ की सिंबल बन चुकी होती है। जिसके साथ वो अंदर जाने लगते हैं, जहां पर अपने जूफेन को दिखाया जाता है जो कि अंदर स्काउटिंग करने के लिए गया होता है और वो चारों तरफ देख रहा होता तो मॉन्स्टर्स भरे पड़े होते और वहां पे हमें फिश लिजर्ड जो कि ई रैंक का मॉन्स्टर होता है उसको दिखाया जाता है, जो कि थोड़े से इवॉल्व भी हो चुके होते हैं। अब जूफेन वहां पे छुप छुप के उन सबकी स्काउटिंग कर रहा था, लेकिन मॉन्स्टर को अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो है और वो उधर देखने लगता है, जिसको देखकर जूफेन उन सब पे एरो पे अटैक करता है। लेकिन वो एरो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो उसकी आंखों से टकराकर पीछे बाउंस बैक कर जाते हैं। मतलब अपने जूफेन के पास इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो एक ई रैंक के आंखों को भेद सके। मतलब यार देख रहे हो कितना ज्यादा वो कमजोर है। अब ये होने के कारण जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उसे जूफेन के बारे में पता चल जाता है और वो सभी जूफेन पे अटैक कर देते हैं। अब असल में जूफेन को यूज किया जा रहा था ताकि वो मॉन्स्टर्स को बेट कर सके और वो वहां पे बहुत ही स्पीड से भागने लगता है, लेकिन वो हैरान हो जाता है क्योंकि उन सारे ई रैंक की फिश मॉन्स्टर्स की स्पीड काफी ज्यादा होने लगती है, जिसके कारण वो बहुत ही मुश्किल से भाग पा रहा होता है और निकलने की कोशिश करने लगता है। लेकिन फिर भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ते, वो उससे जीप पे भी अटैक करते हैं, लेकिन फिर भी अपना जूफेन बड़ी ही मुश्किल से उसको रोक पा रहा होता है, जिसके कारण वो सोचने लगता है कि इन सारे मॉन्स्टर्स की वीक पॉइंट इसके टंग ही होते हैं, तो अपने एरो को निकाल के उसके टंग पे अटैक तो करता है, उस पे लगता भी है, लेकिन दिखाया जाता कि अगले ही पल वो सारे मॉन्स्टर्स अपने उन्हीं टंग में से वो सारे एरोस को निकाल बाहर फेंकते हैं, जिससे कि अपना जूफेन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि यार ये सब ने तो अपने इस एरो को भी बाहर निकाल दिया है। जिसके साथ वो वहां से भागने लगता है क्योंकि उसके अटैक्स उसके लीथल पॉइंट्स पे भी काम नहीं कर रहे होते हैं और वो वहां से भागने लगता है। वो उसी एग्जिट की तरफ जाता है जहाँ पे वो सारे बंदे मौजूद होते हैं। जैसे ही वो उन सबको लेकर वहां पे लीड करके आता है, वो सारे बंदे मिलके उस मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देते हैं और एक एक करके मारते हैं। जिसके साथ में उन सारे बंदों के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया जाता है कि वो ओल्ड बुड्ढा उसका नाम मू हानिंग होता है, जिसकी एज 35 और रैंक इंटरमीडिएट रैंक स्टाफ ऑफ वॉरियर होता है। वहीं अपनी मू यूनियन जिसकी एज सेम टू सेम अपने जूफेन के जैसी होती है, जिसकी एज 18 और इंटरमीडिएट रैंक स्टाफ ऑफ वॉरियर जितनी होती है और सभी नौवीं रैंक के स्टाफ ऑफ वॉरियर्स होते हैं और सभी मिलकर बड़ी आसानी से उन सारे ई रैंक के मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देते हैं। जिसके साथ वहां पे वो उन सबके कोर को भी निकालते हैं, जिसके साथ वो क्लियर करते हैं और ऐसे ही अपने एक्सपेंडिचर्स को आगे बढ़ाने लगते हैं। अब इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि एक मॉन्स्टर्स उन सब पे अटैक करता है, लेकिन वही रेड गाय वाला बंदा अपने जूफेन को उसी मॉन्स्टर्स के मुंह के अंदर ढकेल लेता है, लेकिन अपना जूफेन बड़ी ही मुश्किल से उससे बच पाता है अपने सीक्रेट वेपन्स को यूज करके और उसकी जान जाते जाते बचती है। लेकिन ऐसे ही दिखाया जाता है कि उसने पहली दफा एक ई
रैंक के मॉन्स्टर को मारा होता है और जैसे ही उसने उस मॉन्स्टर को मारा होता है उसके अंदर कुछ अलग ही चलने लगती है। उसके अंदर एक सिस्टम सा बन चुका होता है जो कि कहता है कि तुमने एक ई रैंक के मॉन्स्टर को पहली दफा मारा है, तुम्हारी ये एक्टिवेशन स्टार्ट हो रही है। जिसको देखकर अपना जीवफैन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये आवाज कैसी है, क्या मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ। जिसके साथ वहां पे ये सभी एक्सपेंडिचर्स चलने लगते हैं, क्लियर इंक का टाइप होने लगता है। अपनी मी यूनियन अपने जीवफैन को हीलिंग के लिए भी देती है कि यार इसको खाओ और अपने आप को हील करो क्योंकि हम लोग आगे बढ़ने लगते हैं। जिसके साथ वही रेड गाय वाला बंदा काफी ज्यादा खुश होता है कि यार उसने तो इस जीवफैन को काफी बड़ा मजा चखाया। जिसके साथ ऐसे ही सारी चीजें होने लगती हैं। अंकल गांव भी मतलब अंकल जो होता है वो व्हाइट हेयर वाला बुड्ढा वो भी अपने जीवफैन के साथ अच्छे से बिहेव करने लगता है। जिसके साथ फाइनली थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वो आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और वो वहां पे उससे कुछ कुछ बातें भी करने लगते हैं। जहाँ पे जीवफैन उससे पूछता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, ऐसे तुम्हें देखने से लगता है कि तुम लोग तो सिटी जे से बिलोंग करते हो, तो आखिरकार तुम लोग इस ई रैंक के मॉन्स्टर डेन में सिटी जेड के अंदर क्या कर रहे हो। क्योंकि सिटी जे तो वहां पे नॉर्थ में मौजूद है जहाँ पे पहली दफा मॉन्स्टर्स अपीयर हुए थे। तो वो अपनी लेडी कहती है कि असल में ये मेरे फैमिली की एज ट्रायल हो रही है जिसमें कि मुझे अपने स्किल को दिखाना होगा। और वो उससे कहती है कि वैसे तुम्हारे रैंक काफी ज्यादा कम है, आखिरकार तुम इस ई रैंक डेन में क्या कर रहे हो। तो जूफिन कहता है कि मैं तो बस ऐसे ही। अब जैसे ही वो बताने वाला था उसके नीचे की जमीन टूट जाती है और अपने मी यू और साथ में जूफिन वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं एक गहरी सी खाई में, जहाँ पे हमें ऊपर के बंदों को दिखाया जाता है जो कि कुछ नहीं करते उसको बचाने के लिए। और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों अंडरग्राउंड टनल में गिर चुके थे। जूफिन अपनी नाइट विजन ग्लास को पहन लेता है ताकि वो सामने की तरफ देख सके। अब सामने का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका होता है। इसी कारण मोयू से पूछती है कि तुमने अपनी इन्वेस्टिगेशन को क्या खत्म कर दिया, क्या आगे की रास्ता सच में कोलैप्स हो चुकी है। अभी यहाँ पे जूफिन कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि आगे का रास्ता पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है और यहाँ पर निकलना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। अब इसी के साथ हमारी ये एपिसोड खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे की कहानी क्या होने वाली। सच में आपने एपिसोड देखी तो यार कसम से बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और लंबी वीडियोस भी आएंगी, बस व्यूज अच्छे खासे दे दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।